हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम। यहाँ हम क्लास 11 और 12 के कोर्स को साथ ही साथ कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्केन। आज हम देखेंगे कि एल्केन का बेसिक इन्फॉर्मेशन और एल्केन का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, एल्केन का निर्माण किया कैसे जाता है। ठीक है, तो यहाँ आज हम देखते हैं एल्केन है। एल्केन को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स क्यों नाम दिया इसका, तो देखते हैं। पैरम प्लस एफिन्स, जब पैरम और एफिन्स को मिलाया जाता है, पैरम का मतलब होता है कम और एफिन्स का मतलब होता है क्रियाशील। तो कम क्रियाशील यानी जो एल्केन होता है ना, वो नेचर में सामान्यतः कम क्रियाशील होता है। ये रिएक्ट नहीं करता है जल्दी किसी से, इसीलिए इसको पैराफिन्स भी कहा जाता है, कम अभिक्रियाशील। क्लियर है। फिर देखते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आपने क्लास 8-9 में पढ़ा होगा जरूर। फिर देखते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। sp3 मतलब कार्बन के लिए यहाँ पर S है और sp3 यानी P के लिए, हाइड्रोजन के लिए यहाँ P है। तो P हाइड्रोजन के कितना है, 1 2 3, 1 2 3 4, फिर 4 हाइड्रोजन है और एक S है। तो 3 हाइड्रोजन और एक S, तो 4 टोटल हो जाएगा। यानी 4 क्यों है, कार्बन का संयोजकता होता है 4, वैलेंसी होता है 4, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। इसलिए 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो गया और एक कार्बन है, इसलिए sp3 हो गया। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन। फिर देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहता है। तो बचपन से पढ़े होंगे कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध होता है। फिर इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, बॉन्ड लेंथ ये होता है 109.5 डिग्री। बॉन्ड लेंथ नहीं, यहाँ बॉन्ड एंगल होगा। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। आपको इमेज में बन रहा होगा दिमाग में। तो देखिए ये एक CH3 है, ये एक CH3 है और जब दोनों मिल जाता है तो इथेन बनता है, इथेन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए इथेन बनेगा। और ये दोनों कार्बन के जो बीच का जो एंगल है ना, वो इस तरह सीधा दिख रहा है, लेकिन सीधा नहीं होता है, वो कुछ झुका हुआ होता है। तो जितना वो झुका, यानी जितना एंगल में वो झुका होता है, यही एंगल है 109.5 डिग्री एंगल में ये झुका होता है। ठीक है। फिर केमिकली अनरिएक्टेड देखें, मैंने पहले बोला कि नेचर में ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। फिर सो चेन पोजिशन एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो एल्केन होता है, जो एल्केन होता है वो चेन आइसोमेरिज्म में भी बनाता है, पोजिशन आइसोमेरिज्म में भी बनाता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी। जब 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणु जब कार्बन परमाणु मिलकर जो बॉन्ड बनाते हैं, मान लेते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे जब बनते हैं तो ये चेन बनाते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म में भी बनाते हैं। पोजिशन आइसोमेरिज्म मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के ऊपर चढ़ जाता है। फिर इस तरह आपने पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म में, जैसे प्रोपेन में, ब्यूटेन में पढ़ा होगा आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, पेंटेन में पढ़ा होगा नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। यानी ये आइसोमेरिज्म मतलब कार्बन अपना स्ट्रक्चर को अरेंज कर लेता है किसी दूसरे तरीका से। तो ये पोजिशन आइसोमेरिज्म में भी बनाते हैं। फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जब ये तो इस तरह ग्राफिकल में जब इसको 3D में देखते हैं, तो 3D में एक मीथेन के 3D में जब देखेंगे तो उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बोलेंगे। ठीक है। फिर देखेंगे कि हेप्टेन हैज 9 आइसोमर, ऑक्टेन 18 आइसोमर एंड डेकेन 75 आइसोमर। जो यहाँ पर हेप्टेन होता है, यानी जब कार्बन 7 जब बॉन्ड बनाता है तो हेप्टेन बनता है। और हेप्टेन का आइसोमर यानी हेप्टेन कितना आइसोमर बना सकता है, आइसोमेरिज्म बना सकता है। हेप्टेन 9 आइसोमर बना सकता है, ऑक्टेन 18 आइसोमर बना सकता है 18, और डेकेन 75 आइसोमर बना सकता है। ठीक है, इतना इसका कैपेसिटी होता है आइसोमेरिज्म बनाने का। तो ये इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि एल्केन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन को बनाने का कई सारी विधियाँ हैं। मैंने यहाँ कुछ विधियाँ लिखा है, तो कुछ प्रोसेस है यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रोसेस है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड कहने का मतलब है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपने बचपन में पढ़ा होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता था, जो अपना संयोजकता पूरा करके मतलब
अपना सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता था, जैसे होता था एल्केन, तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जो थोड़ा कमजोर होता है, जो कमजोर है मजबूत होता है, उसका बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगता है, तो ये असंतृप्त यानी ये रिएक्ट कर जाता है। एल्किन हो गया, अल्काइन हो गया, ये दूसरा किसी से भी रिएक्ट कर जाएगा, है ना, क्योंकि ये रिएक्ट कर, क्योंकि ये अपना डबल या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर ये दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाता है। देन एल्केन जो होता है वो संतृप्त हो, वो संतृप्त है, वो पहले से एकदम ठीक ठाक है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम कहते हैं सेवाटियर सेंट्रल रिडक्शन, भी इस प्रोसेस को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप एल्कीन या एल्काइन ले सकते हैं। मैंने यहाँ एल्कीन लिया, आप एल्कीन मतलब यहाँ इथेन लिया है। इथेन को जब रिडक्शन करवाते हैं, देखिए यहाँ रिडक्शन लिखा है, सेवाटियर सेंट्रल रिडक्शन। रिडक्शन क्या था, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन और उपचयन आपने पढ़ा, उपचयन ऑक्सीकरण और अपचयन रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का एड होता है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, जब हाइड्रोजन एड होता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन एड हो रहा है यहाँ पर, इसलिए इसको रिडक्शन कहते हैं। तो हाइड्रोजन और एल्कीन, हाइड्रोजन गैस और इथीन, हाइड्रोजन गैस और इथीन जब रिएक्ट करता है तो ये ऐसे ही नेचर में रिएक्ट नहीं करेगा, इसके लिए कुछ कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर मैंने लिया है प्लेटिनम और कैलेडियम। ठीक है, निकेल भी ले सकते हैं, लेकिन निकेल के लिए ज़्यादा एनर्जी, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर चाहिए। जब इथेन को जब रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, तो यहाँ पर बनता है इथेन बनता है, यानी एल्केन बनता है। तो इस प्रोसेस से आप एल्केन बना सकते हैं। फिर होता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स से भी आप एल्केन बना सकते हैं। अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल मतलब क्या होता है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो अल्काइल बन गया, यानी CH4 से जब H हटा देते हैं तो CH3 बन जाता है, CH3 अल्काइल हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। यानी जब अल्काइल और हैलाइड, हैलाइड मतलब हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप आप जानते हो, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, जिसमें क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हो जाते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन का किसी भी रिएक्शन में फ्लोरीन नहीं ले सकते, क्योंकि फ्लोरीन नहीं ले सकते, उसका वो काफ़ी उसका स्ट्रक्चर छोटा है, उसको रिएक्ट नहीं करा सकते, वो अपने में ठीक ठाक रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो ज़्यादा जिसको हम तोड़ सकते हैं उसे भी लेंगे, क्लोरीन आ जाएगा या ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, जो थोड़ा स्ट्रक्चर में बड़ा होता है। तो CH3Cl हो गया, इसको आप करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ पर किसके प्रेजेंस में कराएंगे, आप प्रेजेंस में कराएंगे जिंक और डाइल्यूट H2HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रेजेंस में आप कराएंगे, तो ये रिएक्ट कर जाता है अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोजन गैस, और क्या फॉर्मेशन करता है, एल्केन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर मैंने लिया था CH3Cl, इसलिए यहाँ पर बना मीथेन यानी CH4, और जब देखिए CH3 हो गया और यहाँ H2 है, तो CH3 है, H2 है, यहाँ एक H इसके पास आ गया तो CH4 हो जाएगा, और यहाँ पर एक H बचा है तो एक H और HCl हो गया। ठीक है, ये HCl। फिर इसी का अंदर में दो तरीका से हम बना सकते हैं, फिर एल्केन बना सकते हैं। पाला जाता है थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है क्या, जब अल्काइल ब्रोमाइड को, जब अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो क्या बनता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बोलते हैं, और जो रिएजेंट इसको जो लास्ट में ये रिएजेंट बना, यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाते हैं। क्या बोले, जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, और इसी प्रोसेस को ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कहते हैं, और जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और ये अपने आप रिएक्शन नहीं करता है, इसको भी कुछ देना पड़ता है, तो ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करता है, ड्राई इथाइल ईथर भी बोल सकते हैं। फिर इसी के अंदर में आता है उड्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उड्स रिएक्शन बहुत बार पूछा जाता है, उससे 2-4 रिएक्शन दे दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उड्स रिएक्शन क्या होता है, जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ, व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड, या अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, देन क्या बनता है,
और किसके प्रेजेंस में, ड्राई इथाइल ईथर या ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बनता है, हायर एल्केन बनता है, हायर एल्केन बनता है, एल्केन, ठीक है। और ये HCl NaCl हो गया, तो यही बन उड्स रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पर CH3Cl है, मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बनता है, हायर एल्केन, CH3 इथेन बना और 2NaCl। आपके मन में सवाल उठता होगा कि यहाँ पर CH3Cl है, यहाँ पर भी CH3Cl, तब तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन डबल कार्बन हो गया, फिर भी यहाँ पर इसका जिक्र क्यों नहीं कर रहा है। देखिए को यहाँ बोला कि हायर एल्केन, इसका मतलब कि जो आपने रिएक्टेंट में जितना कार्बन लिया उससे डबल बन रहता है ना, उसका हायर एल्केन बोल रहे हैं। तो तब तो यहाँ एक और यहाँ एक, तब तो दो ठीक बन रहा है, हायर नहीं बन रहा है, ठीक बन रहा है, लेकिन इसको नहीं जोड़ा जाता। यही उड्स रिएक्शन का बहुत बड़ा विशेषता है कि आप इसमें एक ही को एल्केन बोल सकते हैं एक, और उसके बाद जो रिएक्शन के बाद बनता है वहाँ डबल एल्केन, डबल कार्बन का आपको एल्केन मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हायर एल्केन होता है, हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता है, हायर एल्केन। CH3Cl यानी अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो हायर एल्केन इज फॉर्म, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराया, तो यही होता है उड्स रिएक्शन। फिर हम देखेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवाएंगे। आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में तो जानते ही होंगे, जैसे CH3 हो गया, COO। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH होता है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप COOH। तो यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो यहाँ CH3COO है, यानी ये रिएक्शन क्या करता है, when सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडा लाइम, सोडा लाइम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब 3:1 में रिएक्ट करता है तो सोडा लाइम का फॉर्मेशन होता है। तो CH3COO यानी जब अल्काइल CH3COO यानी जब सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम सोडा लाइम तो देन गिव्स लोअर एल्केन, ठीक है। तो कार्बन एक कार्बन दो, तो यहाँ पर बना कार्बन एक ही का। CH3COO यानी जब रिएक्ट करता है सोडा लाइम के साथ, कुछ उसको हीट देना पड़ता है, तो यहाँ पर ये सिंपल सा एल्केन बना देता है, इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में फॉर्मेशन करता है, छोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इस पूरा रिएक्शन को कहा जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, डी का मतलब होता है हटना, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का हटना, डीकार्बोक्सिलेशन। फिर से देख लेते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से किस प्रकार एल्केन बना सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, रिएक्ट्स विद सोडा लाइम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड गिव्स एल्केन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, ठीक है, ये हो गया। फिर इसी में हम देखते हैं कि एक और इसी का तरह होता है कॉल्वे रिएक्शन। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन बता देता हूँ कॉल्वे रिएक्शन क्या होता है। कॉल्वे रिएक्शन में वही है, जब सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पर सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, लेकिन हम सोडा लाइम के साथ यहाँ पर कॉल्वे रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जब उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, तो क्या होता है, एल्केन इज फॉर्म, यानी एल्केन का प्रिपरेशन होता है, यही था कॉल्वे रिएक्शन। फिर देखते हैं कोरी हाउस रिएक्शन। कोरी हाउस रिएक्शन क्या होता है, जब 2 मोल्स ऑफ लिथियम, जब 2 मोल्स ऑफ लिथियम मेटल, when 2 moles of lithium reacts with alkyl halide, when 2 moles of lithium reacts with alkyl halide, then alkyl lithium, when 2 moles of alkyl halide, when 2 moles of lithium reacts with alkyl halide, then lithium, alkyl lithium, then alkyl lithium and lithium halide is formed,
when 2 moles of lithium reacts with alkyl halide, then alkyl lithium and lithium halide is formed. This reaction is called Cory-House reaction. तो आप बोलते होंगे कि यहाँ पर तो कहीं एल्केन का जिक्र नहीं हुआ, तो फिर इसे एल्केन कैसे बनाएंगे? जब इसी रिएक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो इससे मेरा निकलता है एल्केन बन जाता है। देखते हैं जब है, देखिए यहाँ पर जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ लिथियम, तो अल्काइल लिथियम जो बना ना, अल्काइल लिथियम, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अल्काइल लिथियम को लिए और इसको रिएक्ट करवाते हैं क्यूप्रस आयोडाइड के साथ, CuI, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ, हम क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं अल्काइल लिथियम को, तो क्या बनता है? अल्काइल क्यूप्रिक लिथियम बनता है, अल्काइल क्यूप्रिक लिथियम बनता है और लास्ट में लिथियम हैलाइड तो बनेगा ही। तो यहाँ पर आयोडाइड था इसलिए लिथियम आयोडाइड बनेगा, ठीक है। यानी अल्काइल लिथियम रिएक्ट्स विद क्यूप्रस आयोडाइड, अल्काइल क्यूप्रस लिथियम प्लस लिथियम आयोडाइड इज फॉर्म। फिर इसी को फिर आगे बढ़ाते हैं R2CuLi, अल्काइल लिथियम, अल्काइल क्यूप्रस लिथियम को आगे बढ़ाते हैं हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हम, मैंने CH3Cl ले लिया, मिथाइल क्लोराइड, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम मिथाइल क्लोराइड भी इसके साथ रिएक्ट करवा सकते हैं, चाहे इथाइल क्लोराइड रिएक्ट करवा लीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर इथाइल क्लोराइड रिएक्ट करवा लीजिए, तो मिथाइल क्लोराइड यानी मीथेन आ रहा है, मिथाइल आ रहा है और यहाँ से इथाइल आ रहा है, तो मिथाइल और इथाइल रिएक्ट करवा जाए, रिएक्ट कर जाए, तो यहाँ R रिएक्ट करिए, तो मिथाइल और इथाइल रिएक्ट कर जाएगा। तो मिथाइल यानी R यानी कार्बन 1 और इथाइल यानी कार्बन 2, तो 2 और 3, तो यहाँ पर प्रोपेन का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये किसके अंडर में आ रहा है? कोरी-हाउस रिएक्शन के अंडर में आ रहा है, इसलिए कोरी-हाउस रिएक्शन को भी इस श्रेणी में रखा गया है, अल्काइल एल्केन का फॉर्मेशन के श्रेणी में। जब यहाँ पर जब अल्काइल क्यूप्रिक लिथियम को रिएक्ट करवाए अल्काइल हैलाइड के साथ, देन एल्केन इज फॉर्म, और फिर यहाँ पर एल्केन इज फॉर्म, फिर RCu यहाँ पर डबल R था यानी R2 था, यहाँ एक R आ गया और ये R' के साथ R' हो गया, यहाँ पर एक X बचा, X वहाँ चल गया, CuLi और यहाँ से एक R बचा है, तो R को और Cu के साथ दे दिए तो RCu हो गया, और फिर यहाँ से एक X बचा था और यहाँ Li, तो लिथियम हैलाइड बन जाए। तो ये था एल्केन का प्रिपरेशन वाला वीडियो और बेसिक इन्फॉर्मेशन की एल्केन होता क्या है, एल्केन का प्रिपरेशन कैसे होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एल्कीन के बारे में, फिर वीडियो बनाएंगे एल्काइन के बारे में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह हम पर डे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। इसलिए अगर आपको हमारा वीडियो बनाने का और पढ़ाने का समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने क्लास 11, 12, 10 के भी बच्चों में, 9 के भी बच्चों में, जिसके जो एल्केन के बारे में जानता होगा उनको इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वे भी इन जानकारियों से परिचित हो जाए। धन्यवाद।